Again, welcome to Eklavya Academy APD online classes for class 10. Now, I am going to start the basics of English grammar because we must know that what is the letter, what is English, what is alphabet, what is word, what is sentence. All of these things are minor things, but we have to know, we must know that what are all of these. Okay, let's start the class. Yeah. Let's start our class. As we know that today I am going to start basics of English grammar. Our first topic is English. जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि इंग्लिश के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं, इंग्लिश ग्रामर के बारे में हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, तो इंग्लिश क्या है सबसे पहले वो जानना जरूरी है. ठीक है, तो पहले हम जानना चाहेंगे कि इंग्लिश है क्या. ठीक है, बहुत से लोगों से पूछो इंग्लिश है क्या, तो ये सब्जेक्ट है, ये वगैरह वगैरह ऐसा जवाब मिलता है. बट इंग्लिश है क्या, एक्चुअली इंग्लिश है क्या? तो इंग्लिश एक लैंग्वेज है. इंग्लिश क्या है? लैंग्वेज. इंग्लिश इज अ लैंग्वेज. इंग्लिश क्या है? इंग्लिश एक भाषा है. जैसे हिंदी भाषा है, उर्दू भाषा है, उसी तरह से अंग्रेजी भी हमारा क्या है? भाषा है. जैसा कि हम लोगों ने देखा कि इंग्लिश क्या है? इंग्लिश एक लैंग्वेज है. बेसिकली हम लोग जानते नहीं, किसी से भी तुम पूछो इंग्लिश क्या है तो इंग्लिश एक सब्जेक्ट है, समथिंग लाइक दैट. सब लोग अपना अपना एक्सप्रेशन दिखाते हैं, लेकिन इंग्लिश क्या है? इंग्लिश एक लैंग्वेज है. बेसिक्स में जानो, हिंदी लैंग्वेज है, उर्दू लैंग्वेज है, उसी तरह से हमारा इंग्लिश भी क्या है? लैंग्वेज है. अब किसी भी लैंग्वेज का एक बेस होता है, मतलब एक यूनिट होता है, इकाई होता है, क्योंकि बिना उस इकाई के हम आगे कुछ भी स्टार्ट नहीं कर सकते, उस लैंग्वेज के बारे में कुछ भी पढ़ नहीं सकते. उसी तरह से इंग्लिश का भी जो बेसिक है, यूनिट है, उसको बोलते हैं लेटर. क्या बोलते हैं? लेटर. अभी लेटर क्या है? तो जैसा कि मैंने बताया कि लेटर क्या है? यूनिट है. तो यूनिट किस तरह का यूनिट है? लेटर इज द लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज. लेटर क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट है, मतलब इससे छोटा कुछ भी नहीं हो सकता. इंग्लिश के लिए इससे छोटा कुछ भी नहीं हो सकता. लेटर सबसे छोटा इकाई है. लेटर क्या है? सबसे छोटा इकाई है. इंग्लिश का, लैंग्वेज का सबसे छोटा इकाई क्या है? लेटर. अब लेटर के बारे में जानते हैं, तो लेटर कितने टाइप के होते हैं, कितने होते हैं, ये तो बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लेटर सब लोग जानते हैं कि ए बी सी डी ये लेटर होते हैं. फॉर एग्जाम्पल ए डी ई एफ. आप लोग को लग रहा होगा कि मैं एक लाइन से एक सीट में एक ऑर्डर में नहीं लिख रहा हूँ. ठीक है, अभी आपके दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैं एक सीट में नहीं लिख रहा हूँ, ए के बाद मैंने बी कैप कर दिया, सी कैप कर दिया, डी कर दिया. तो ये लेटर क्यों? क्योंकि ये सिंगल है. सिंगल जब ये कहीं पे पाए जाएंगे, सिंगल कहीं भी रहेंगे, तो ये लेटर हैं. हाँ, इनका जब सेट ऑर्डर इसको किसी ऑर्डर में लिखा जाए, इन लेटर्स को किसी सुटेबल ऑर्डर में लिखा जाए, सिस्टमेटाइज ऑर्डर में लिखा जाए, तो जाकर के ये बनाते हैं अल्फाबेट. क्या बनाते हैं? अल्फाबेट. अल्फाबेट किसे कहते हैं? यही सेट ऑफ लेटर्स. अ सेट ऑफ लेटर्स arranged in systematic order. अल्फाबेट क्या है? अल्फाबेट क्या है कि जब इसी लेटर को हम लोग सही ढंग से एक सीट में सही ढंग से सुटेबल तरीके से लिखते हैं, तो ये जाकर के क्या बनता है? अल्फाबेट. अब यहाँ पे हमको लिखना होगा. अब यहाँ पे अगर हम इसका एग्जांपल देते हैं, तो हमें सुटेबल ऑर्डर में लिखना होगा, ए बी सी डी ई एफ. ठीक है, आगे जाएगा ये जेड तक. समझ में आ गया? तो ये है हमारा अल्फाबेट, इसे बोलते हैं अल्फाबेट. अब इसके बाद लेटर के बाद अल्फाबेट. अब अल्फाबेट कितने तरह के होते हैं, अल्फाबेट क्या होते हैं, ये भी जानना जरूरी है. लेटर कितने तरह के होते हैं, ये भी जानना जरूरी है. सबसे पहले हम लेटर से स्टार्ट. जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज. अब लेटर के भी कुछ टाइप है. ठीक है, लेटर के भी क्या है? टाइप है. तो टाइप्स ऑफ लेटर बेसिकली जहाँ बताया जाता है, स्टार्टिंग में आप स्कूल में जाए या फिर कहीं भी जाए, तो बेसिकली आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से बताया जाता है कि टाइप्स ऑफ लेटर जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं. जैसा कि हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं
भावेल्स एंड सेकेंड कॉन्सोनेंट। हम लोगों ने स्टार्टिंग से क्या पढ़ा था, भावेल्स और कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। तो भावेल्स बोलने के हिसाब से ए ई आई ओ यू, भावेल्स कितने होते हैं, 5 होते हैं, भावेल्स 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, और रिमेनिंग इसको छोड़ करके बाकी जितने भी हमारे लेटर्स बच रहे हैं उन्हें सब हम लोग कॉन्सोनेंट में डाल देते हैं, बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ये सारे जो होते हैं ये टाइप्स ऑफ लेटर होते हैं। टाइप्स ऑफ लेटर जो हम लोग जानते हैं बेसिकली शुरू से बताया जाता है वो कितने होते हैं, 2 तरह के, भावेल्स और कॉन्सोनेंट। लेकिन अगर हमारे पास यही दोनों, अगर टाइप्स ऑफ लेटर्स में अगर हमारे पास यही 2 टाइप रहेंगे तो जो फादर है, इंग्लिश के जो फादर है जियोफ्रे चौसर, उनके हिसाब से वी कांट मेक अ सिंगल वर्ड विदाउट यूजिंग भावेल्स। ऐसा उन्होंने कहा है कि हम बिना भावेल्स के यूज़ के, बिना भावेल्स के हम कोई भी वर्ड नहीं बना सकते हैं। अगर कोई वर्ड बिना भावेल्स का बन रहा है तो वो गलत है, ऐसा इंग्लिश के फादर ने बोला है, ठीक है। जियोफ्रे चौसर जो फादर हैं इंग्लिश के, उनके द्वारा ऐसा बोला गया है। तो अगर सिर्फ यही हमारे पास भावेल्स और कॉन्सोनेंट हैं तो एक एग्जांपल है जिसके बेसिस पे हम समझ सकते हैं कि लेटर्स के सिर्फ 2 ही टाइप नहीं हो सकते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसे हमारे पास एक वर्ड है स्काई, फ्लाई, क्रॉप, ये 3 वर्ड है हमारे पास, इसमें हमें कहीं भी भावेल्स दिखाई नहीं दे रहे हैं। बट हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, स्काई का मतलब आसमान होता है, फ्लाई का मतलब उड़ना होता है, मक्खी होती है, क्रॉप का मतलब आश्चर्य होता है। तो क्या ये गलत है? नहीं, ये गलत नहीं है, क्योंकि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हम लोग को हमारे स्टैंडर्ड के हिसाब से शुरू से पढ़ाया गया है, ठीक है। क्रॉप, स्काई, फ्लाई, ये सब सही वर्ड हैं। और जो इंग्लिश के पिता ने कहा है, मतलब सर जोफ्रे चौसर ने जो बोला था, वो भी बिल्कुल सही बोली थी। वो बिना भावेल्स के आप कोई भी वर्ड का निर्माण नहीं कर सकते हैं, बिना भावेल्स के यूज के आप कोई भी शब्द नहीं बना सकते हैं। तो इसका तोड़ क्या है, इसका हल क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या मिलेगा हमें? इसका सॉल्यूशन यही मिलेगा कि टाइप्स ऑफ लेटर्स में हमारे पास एक और टाइप होना चाहिए, ठीक है। वो कौन सा टाइप है? 3rd नंबर में जो है उसे बोलते हैं सेमी भावेल्स। क्या बोलते हैं? सेमी भावेल्स। और यहाँ से हमारे पास यहाँ जो कॉन्सोनेंट बचे हुए थे उसमें से दो लेटर्स को हम निकाल देते हैं, वाई और डब्ल्यू। ये वाई और डब्ल्यू सेमी भावेल्स का काम करते हैं। सेमी भावेल्स का काम करने का मतलब है कि ये कभी कभी भावेल्स का भी काम करते हैं, मतलब जरूरत के समय भावेल्स का भी काम करते हैं, और जब जरूरत ना हो तो अपने रूप में रहते हैं, कॉन्सोनेंट का काम करते हैं, ठीक है। अब जा करके यहाँ पे जब हमारे पास कोई भावेल्स नहीं है तो वाई यहाँ पर भावेल्स का काम कर रहा है, यहाँ पर क्रॉस में कोई भावेल्स नहीं है तो यहाँ पर डब्ल्यू भावेल्स का काम कर रहा है, फ्लाई में भी वाई भावेल्स का काम कर रहा है। तो इन सब के बेसिस पे और ये लेटर्स के तीसरे टाइप के बेसिस पे हमारे इंग्लिश के जो जनक है उन्होंने जो बोला था वो भी सही हो गया, और हमारा ये वर्ड भी सही हो गया। ये वर्ड भी अब गलत नहीं है, और उन्होंने जो बोला था कथन वो भी गलत नहीं है। तो लेटर के कितने टाइप होने चाहिए? 3 टाइप होने चाहिए। भावेल्स जिसमें 5 लेटर आते हैं, ए ई आई ओ यू, कॉन्सोनेंट और सेमी भावेल्स। भावेल्स और सेमी भावेल्स को छोड़ के बाकी जितने भी लेटर बच रहे हैं वो सब आपके कॉन्सोनेंट में आते हैं। क्लियर है? अब मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक किसी को कोई परेशानी होगी। अगर आपको कोई परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब आगे हमें जो पॉइंट पढ़ने हैं, मतलब बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर में जो अगला टॉपिक है हमारा वो है वर्ड। वर्ड क्या होता है? वर्ड होता है अ ग्रुप ऑफ लेटर्स। क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ लेटर्स which gives particular meaning। क्या है?
वर्ड क्या है? अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच गिव्स अस अ पार्टिकुलर मीनिंग। इसका मतलब है कि कोई भी लेटर का ग्रुप जरूरी नहीं कि वर्ड ही हो जाए। जैसे एक लेटर ए भी है, एक लेटर सी भी है, एक लेटर डी भी है, एक लेटर एफ भी है, ये ग्रुप हो गए। तो क्या ये हमें कोई मीनिंग दे रहे हैं? ग्रुप है तो ये वर्ड होना जरूरी तो नहीं है। ये सही कब होंगे? जब ये हमें मीनिंग देंगे। कब? जब हमारे पास ए हो, दो पी हो, एक एल ई हो। इसका मतलब क्या होता है? ये है एप्पल। एप्पल का मतलब सेव। तो अब बेसिकली हमें क्या समझ में आया कि लेटर्स के जो ग्रुप होते हैं, सारे ग्रुप वर्ड नहीं होते हैं। कब तक? जब तक वो हमें एक पार्टिकुलर मीनिंग नहीं देते हैं। ठीक है? और जब हमें पार्टिकुलर मीनिंग मिल जाता है तो उसे हम वर्ड बोल सकते हैं। क्लियर? चलिए आगे अब हमारे पास है सेंटेंस। अब सेंटेंस किसे बोलेंगे? तो सेंटेंस भी सेम वैसा ही है। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? लेटर। लेटर का जो सेट था, सेट से जो बना, उससे क्या बना? अल्फाबेट। मतलब उसे सही ऑर्डर में सजा दिया गया। अब उसी लेटर के ग्रुप से हमारा क्या बन गया है? वर्ड। अब इस वर्ड के ग्रुप से जो हमारा बनेगा वो सेंटेंस। मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव अस कंप्लीट सेंस। क्या है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच गिव्स अस कंप्लीट सेंस। मतलब इसका मतलब क्या है कि कोई भी वर्ड का ग्रुप हो जाए तो वो सेंटेंस हो जाएगा। जैसे राम, गो, ईट, एप्पल, सीप। ये तो हमारे पास हो गए। ये सारे के सारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ना। देखिए ये भी वर्ड, ये भी वर्ड, ये भी वर्ड, ये भी वर्ड, ये, क्योंकि ये सबके पास अपना एक पर्टिकुलर मीनिंग है। तो क्या ये सेंटेंस हो गया? बिल्कुल नहीं, ये सेंटेंस नहीं है, क्योंकि ये हमें कंप्लीट सेंस नहीं दे रहे हैं। इसका हमें कोई भी सेंस नहीं मिल रहा है। और जब सेंस नहीं मिल रहा है तो ये सेंटेंस बिल्कुल नहीं है। ठीक है? राम इट्स अ मैंगो, ये सेंटेंस है? बिल्कुल है। ये हमें कंप्लीट सेंस दे रहा है, इसलिए ये सेंटेंस है। अब मुझे लग रहा है कि आप लोग का बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर में जो जब अभी तक जो कुछ भी बताया वो सब आप लोग का क्लियर होगा। ठीक है? अब इसके आगे चलते हैं। तो जैसा कि अभी अभी हमने पढ़ा कि सेंटेंस क्या है? सेंटेंस क्या है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स अस कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। अब सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं? सेंटेंस को तोड़ा कैसे जा सकता है? क्योंकि जब तक आप सेंटेंस को तोड़ने नहीं सीखिएगा आगे चल के आपको बहुत परेशानी होगी। सेंटेंस में कौन कौन है, क्या क्या नहीं है, इन सब के बारे में जानने के लिए हमें सेंटेंस को पार्ट बाई पार्ट तोड़ करके जानना होगा। तो सेंटेंस के बारे में जानते हैं, सेंटेंस के बारे में पढ़ते हैं। सेंटेंस होता क्या है? जैसे अभी मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, राम इज गोइंग टू पटना। ये एक सेंटेंस तो है, क्योंकि हमें अच्छा खासा मीनिंग दे रहा है। राम पटना जा रहा है, इसमें कोई परेशानी तो नहीं है। ये हमें अच्छा खासा सेंटेंस मीनिंग दे रहा है कि राम पटना जा रहा है। ठीक है? अब इसके कितने पार्ट हैं, क्या है, ये सब हम लोग जान लेंगे तो आगे चल के हमें कोई परेशानी नहीं होगी। देखते हैं कितने पार्ट हैं। सेंटेंस के बेसिकली दो पार्ट होते हैं। ठीक है? सेंटेंस के बेसिकली दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है सब्जेक्ट और उसके बाद का पार्ट होता है प्रेडिकेट। मतलब पहला पार्ट होता है सब्जेक्ट और उसके बाद का पार्ट होता है प्रेडिकेट। अभी सब्जेक्ट के बारे में मैं आप लोग को बता दूं कि ये सब्जेक्ट होता क्या है। तो किसी भी सेंटेंस में जिसके बारे में कुछ कहा जाए या जो कोई कुछ कर रहा हो, इट्स मीन्स डूअर। सेंटेंस में जो कोई भी करने वाला उसे हम लोग सब्जेक्ट करते हैं। यहाँ पे जाने का काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है, इसलिए राम हमारा सब्जेक्ट है। मतलब जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं या जो करने वाला है या उसमें जो कर्ता का काम करता है। सब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं हम लोग कर्ता। इट्स मीन्स
डायरेक्टली पता चल रहा है, कर्ता का मतलब करने वाला, सब्जेक्ट का मतलब डूअर, मतलब सब्जेक्ट वो है जो सेंटेंस में कुछ कर रहा होगा, और उसके बारे में जो बताया जाए वो होता है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट का मतलब पूरक, उस सेंटेंस के मीनिंग को जो पूरा करता है उसे क्या बोलते हैं, प्रेडिकेट। ये क्या करता है, उसके मीनिंग को पूरा करने का काम करता है, उसके मीनिंग को पूरा करने का काम करता है ये प्रेडिकेट, ठीक है। अब इस सेंटेंस में हमने पढ़ लिया सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब इस प्रेडिकेट के भी कुछ हिस्से होते हैं, प्रेडिकेट के भी कुछ पार्ट होते हैं। जैसे हमारे पास ये जो प्रेडिकेट है इज गोइंग टू पटना, इसमें हमारे पास दो पार्ट है, प्रेडिकेट को दो पार्ट भागों में तोड़ा जा सकता है। इज गोइंग टू पटना, ठीक है, क्या है, इज गोइंग टू पटना। अब इसमें प्रेडिकेट के भी, जैसा कि मैंने बोला कि प्रेडिकेट के भी दो पार्ट होते हैं, तो दो पार्ट में इसे भी तोड़ा जाएगा। मतलब इसमें हमारा एक वर्ब होगा और एक ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा, एक वर्ब होगा और एक ऑब्जेक्ट। अब वर्ब क्या होता है, अभी मैं सिंपली बता दे रहा हूँ, वर्ब के टॉपिक पे हम लोग आगे चल के बात करेंगे, ऑब्जेक्ट के बारे में ही बात करेंगे। वर्ब एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में अगर हम लोग पढ़ लिए तो ग्रामर का 25% हिस्सा हमने कवर कर लिया, ठीक है। तो वर्ब मस्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके बारे में हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, उसके बारे में हम अगले क्लास में बताएंगे। क्योंकि वो वर्ब सिर्फ 10th क्लास या बेसिक क्लास या फिर स्टैंडर्ड 6, 7, 8, 9, 10 के लिए ही नहीं है, आगे चल आने वाले जनरल कंपटीशन के जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं, एसएससी के द्वारा जितने भी हेल्ड किए जाते हैं, मैक्सिमम उन सब एग्जामिनेशन में वर्ब की आवश्यकता बहुत ज़्यादा पड़ती है, ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़ लेते हैं कि इसके प्रेडिकेट के कितने पार्ट हैं। प्रेडिकेट के दो पार्ट हैं, कौन कौन से हैं, एक होता है वर्ब और दूसरा होता है ऑब्जेक्ट। अब मैं बता देता हूँ शॉर्ट में कि वर्ब किसे करते हैं। वर्ब क्या होता है कि जैसा कि हम लोगों ने हिंदी में पढ़ा था कि क्रिया किसे करते हैं, तो क्रिया जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वर्ब अगर सिर्फ काम करने या होने का बोध हो जाए तो उसे क्रिया नहीं कर सकते हैं, उसके साथ और भी कुछ तथ्य हैं जो जुड़े हुए हैं, कुछ और भी पॉइंट्स हैं जो जुड़े हुए हैं जो हम लोग बेसिकली शुरू से नहीं जानते हैं, उसको उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करूंगा इसमें, ठीक है। यहाँ पे मैं सिर्फ यही बता दे रहा हूँ कि एक्शन वर्ड जितने भी आ रहे हैं वो सब वर्ब हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसमें गोइंग एक्शन वर्ड है, मतलब इसमें कुछ ना कुछ मूवमेंट होगा, और मूवमेंट हो रहा है इसका मतलब कि ये वर्ब है। तो यहाँ पे गोइंग जो है वो वर्ब का काम कर रहा है, और पटना जो है वो ऑब्जेक्ट है। और ये वर्ब क्या होता है, तो वर्ब के बारे में मैं सिंपली बता देता हूँ कि वर्ब का आप लोग देखें सिंपली वर्ब क्या होता है। द वर्ड विच shows action and state of a being, state of a being। ये मैंने स्टेट ऑफ ए बीइंग क्यों लिखा है इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा आगे, अपनी जब वर्ब का क्लास स्टार्ट करूंगा उसमें मैं आप लोग को बताऊंगा। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये रिसीवर ऑफ वर्ब होता है, मतलब जो भी एक्शन होगा, सब्जेक्ट के द्वारा जो भी एक्शन किया जाएगा, जो भी वर्ब होगा सब्जेक्ट के द्वारा जो कुछ भी किया जाएगा उसको रिसीव करेगा, ठीक है। वर्ब को हिंदी में हम लोग बोलते हैं क्रिया, और ऑब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं कर्म। तो वर्ब, इस वर्ब के बाद इस वर्ब से वर्ब का जो भी रिसीव करेगा, एक्शन को जो भी अपने ऊपर रिसीव करेगा उसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट। मतलब ऑब्जेक्ट क्या है, रिसीवर ऑफ एक्शन, रिसीवर ऑफ एक्शन इसे क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट, ठीक है। मुझे लगता है कि यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे कि सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट। पहला होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट किसे कहते हैं, सब्जेक्ट सेंटेंस में जो डूअर होगा, जो करने वाला होगा, जिसके बारे में हम लोग बोलते हैं उसे सब्जेक्ट कहते हैं। और उस सेंटेंस को पूरा करने के लिए जो पूरक होता है, उसके मीनिंग को पूरी तरह से दिखाता है, उसे बोलते हैं प्रेडिकेट, जिसे पूरा करते हैं। प्रेडिकेट के भी दो पार्ट होते हैं, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं। प्रेडिकेट के दो पार्ट होते हैं, एक होता है वर्ब, दूसरा होता है ऑब्जेक्ट। वर्ब क्या होता है, जिससे हमें किसी काम के करने या होने का बोध हो, मतलब कि द वर्ड विच शोज एक्शन एंड स्टेट ऑफ ए बीइंग, उसे क्या बोलते हैं, वर्ब। और हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट किसे बोलेंगे, उस क्रिया का, उस वर्ब का जो, उस एक्शन का जो रिसीवर होगा उसे बोलेंगे ऑब्जेक्ट। क्लियर है। यहाँ तक अगर आप लोग को किसी को भी कुछ भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब इसके आगे चलते हैं, यहाँ तक हम लोग का क्लियर हो चुका है। एक बार फिर से बताते हैं, सब्जेक्ट किसे कहते हैं, सब्जेक्ट का मतलब कि डूअर, ओके। वर्ब का मतलब द वर्ड विच शोज एक्शन एंड स्टेट ऑफ ए बीइंग, मतलब जो कोई भी डूइंग वर्ड दिखा दे, एक्शन दिखा दे, वो और किसी के स्टेट को भी दिखा दे, ठीक है, उसकी अवस्था, उसकी स्थिति, उसके पद को दिखा दे,
तो उसको भी क्या बोलेंगे, वर्ब, और ऑब्जेक्ट किसे बोलेंगे, इस वर्ब का जो रिसीवर होगा उसे ऑब्जेक्ट बोलेंगे। ठीक है, क्लियर है। तो अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो आगे चल के हम लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। कुछ पॉइंट्स हैं जैसे जिसे आप लोग सुने हैं, जानते हैं, फिर भी आप लोग एक बार देख लीजिए, उसे हम लोग बस एक बार रिमाइंड कर दे रहे हैं। जैसे कि सबसे पहला है नंबर। नंबर आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, सिंगुलर, प्लूरल, सिंगुलर एंड प्लूरल। नंबर कितने तरह के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। नंबर दो तरह के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा है जेंडर। जेंडर कितने होते हैं, मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर और कॉमन। ये जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो है नंबर। नंबर में क्या होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नंबर को बोलते हैं वचन, हिंदी में क्या बोलते हैं, वचन। वचन दो तरह के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, वचन कितने तरह के होते हैं, दो तरह के। एक होता है एक वचन और दूसरा होता है बहुवचन। तो सिंगुलर किसे कहते हैं, मतलब सिंगुलर करने का मतलब है कि जिससे भी सिंगल नाउन का, प्रोनाउन का मतलब सिंगल, एक का बोल, जो सिर्फ एक को रिप्रेजेंट करता है उसे सिंगुलर कहते हैं। जैसे बॉय, अ बॉय, अ काउ, ब्रेड, एक्सेट्रा। ये सब क्या है, सिंगुलर है। ये सब क्या है, सिंगुलर है। और इन्हीं का मतलब जहां पे एक से ज्यादा दिखाया जाए, जहां पे मोर देन वन रिप्रेजेंट किया जाए, जहां पे मोर देन वन को दिखाया जाता है उसे बोलते हैं प्लूरल, बोलते हैं बहुवचन। ठीक है, बहुवचन किसे किसे बोलेंगे, जैसे बॉयज का मतलब लड़के, मतलब एक से ज्यादा लड़के हैं। गर्ल्स लड़कियां, जहां एक से ज्यादा लड़कियां हैं, तो ये क्या है, बहुवचन। क्लियर है, नंबर क्लियर है। सिंगुलर का मतलब जहां पे सिंगल बोध हो, सिंगल नाउन प्रोनाउन, सिंगल थिंग का बोध हो, सिंगल ऑब्जेक्ट का बोध हो, सिंगल थिंग का बोध हो, उसे क्या बोलते हैं, सिंगल थिंग को रिप्रेजेंट किया जाए, सिंगल ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट किया जाए उसे सिंगुलर बोलते हैं। और जहां पे मोर देन वन रिप्रेजेंट किया जाए उसे प्लूरल बोलते हैं। ये क्लियर है। अब आते हैं जेंडर में। जेंडर में है ना हमारे पास चार, मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर और कॉमन। इसमें नाउन के कैटेगरी को हम लोग डिवाइड करते हैं। ठीक है, वेदर वो मेल है, फीमेल है, इन सब चीजों के बारे में पता करते हैं किससे, जेंडर से। जेंडर को हिंदी में बोलते हैं लिंग। जेंडर को हिंदी में बोलते हैं लिंग। मैस्कुलिन को बोलते हैं पुल्लिंग, फेमिनिन को बोलते हैं स्त्रीलिंग, का मतलब स्त्रीलिंग होता है, न्यूटर का मतलब नपुंसक लिंग होता है, और कॉमन का मतलब उभयलिंग होता है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं जेंडर कितने तरह के होते हैं, चार तरह के, मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर और कॉमन। चारों का एग्जांपल, मैस्कुलिन का मतलब मेल, मेल में जितने भी आते होंगे पुरुष जाति में वो सब मैस्कुलिन है। फेमिनिन का मतलब स्त्रीलिंग, स्त्री जाति में जितने भी आते होंगे वो सब स्त्रीलिंग है। न्यूटर, न्यूटर का मतलब नपुंसक लिंग। डेड, डेड मतलब जितने भी हैं, पेन हो गया, पेंसिल हो गया, कॉपी हो गया, किताब हो गया, ये सब क्या है, सब न्यूटर जेंडर में आते हैं, नपुंसक लिंग में आते हैं। और कॉमन, कॉमन मतलब उभयलिंग। उभयलिंग का मतलब जिसमें कॉमन में सब आते हो। कॉमन का मतलब कि उसके लिए स्त्रीलिंग या पुल्लिंग दोनों एक ही हो। जैसे बच्चा, कोई भी बच्चा, चाइल्ड, चाइल्ड के लिए हम लोग क्या कह सकते हैं, वो कॉमन होता है, दोनों लोग के लिए होता है। एनिमल, एनिमल के लिए क्या कह सकते हैं, एनिमल भी दोनों के लिए होता है। तो ये हमारे पास बेसिक्स हैं, नंबर, जेंडर, और बाकी हमने अभी जो पीछे पढ़ा वो सब। इन सब को पढ़ने के बाद अब हम आगे जो चलेंगे, अब अगला जो क्लास होगा हमारा वो क्लास होगा वर्ब का। तो वर्ब क्लास को आप लोग मिस मत कीजिए, क्योंकि वर्ब सिर्फ बेसिक्स के लिए ही नहीं है, क्लास 10 तक के लिए ही नहीं है, वो आगे चल के आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी बहुत काम आने वाले हैं। सो मेरा कहना है कि आप लोग उस क्लास को मिस मत कीजिएगा, जरूर देखिएगा और उसका फायदा उठाइएगा। ठीक है,
थैंक यू। I gave you my heart.